नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा था महिला और बाल अपराध, उसकी हमारी 4th क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे कि महिला और बाल अपराध के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कानून व अधिनियम। कानून व अधिनियम। कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा। उसके बाद दूसरा जो हमारा पोर्शन रहेगा वो रहेगा कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा पॉइंट रहेगा अगला पॉइंट रहेगा नैतिक व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अश्लील हरकत। या छेड़खानी। और अंतिम जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले पढ़ेंगे हम घरेलू हिंसा। दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा रहेगा अपहरण, नैतिक व्यापार। फिफ्थ रहेगा हमारा यौन उत्पीड़न। सिक्स रहेगा हमारा अश्लील हरकत या छेड़खानी। और जो लास्ट हमारा पोर्शन रहेगा वो रहेगा साइबर अपराध। तो जो कानून और जो अधिनियम बनाए गए हैं तो मैंने 7 भागों में डिवाइडेशन किया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा होती क्या है। तो पहला पोर्शन लेंगे हम घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा होती क्या है। जब भी महिलाओं के साथ घरों में जो भी अत्याचार किया जाता है, महिलाओं के साथ मारपीट हो, महिलाओं को मानसिक रूप से परेशान किया जाए या शारीरिक रूप से परेशान किया जाए या आर्थिक रूप से परेशान किया जाए या सामाजिक रूप से परेशान किया जाए, जैसे दहेज मांगना, पीटना, गाली कर देना, उसके चरित्र पर दाग लगाना, उसको समय पर खाना नहीं देना, उसकी आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति न करना, ये जो भी महिलाओं के साथ घरों में अत्याचार होगा वो क्या कहलाएगा, घरेलू हिंसा। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो है दहेज। पहला पढ़ेंगे हम दहेज। दहेज, दहेज के कारण क्या है। सबसे पहले देखेंगे दहेज के कारण। उसके बाद सेकंड रहेगा उसका क्या दुष्परिणाम है। और तीसरा रहेगा उसके लिए क्या सुझाव है। क्या सुझाव है। तो सबसे पहले हम कारण की बात करेंगे। कारण, दहेज के कारण क्या है। दहेज का सबसे जो कारण है, सबसे पहले गरीबी। उसके बाद होता है उत्तराधिकारी नियम। उत्तराधिकारी नियम, अशिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक
सक्षमता। तो सबसे पहले क्या आएगी? गरीबी, दूसरा अशिक्षा, उत्तराधिकारी नियम, उत्तराधिकारी नियम, सामाजिक प्रतिष्ठा, और आर्थिक असक्षमता। तो मेनली ये किसके कारण है? दहेज के कारण। क्या क्या है? गरीबी, अशिक्षा, उत्तराधिकारी नियम, प्रतिष्ठा और आर्थिक असक्षमता। ये सभी सभी दहेज के कारण हैं। अब पढ़ेंगे हम दहेज के दुष्परिणाम। दहेज के दुष्परिणाम। दहेज के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे? सबसे पहले देखेंगे ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता ये भी क्या है? दुष्परिणाम है। महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बेमेल विवाह, बेमेल विवाह, ये सभी क्या हैं? दहेज के दुष्परिणाम हैं। आत्महत्या, परिवार का बिखरना, परिवार का बिखराव, परिवार का बिखराव, ये सारे क्या हैं? ये सारे दुष्परिणाम हैं। अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन, तो ये सारे क्या हैं? ये दुष्परिणाम है दहेज के। क्या होगा? व्यक्ति ऋणी हो जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार होता है, बेमेल विवाह होता है, महिलाएं इतने डिप्रेशन में आ जाती हैं कि आत्महत्याएं कर लेती हैं, परिवार बिखर जाता है, तलाक हो जाता है। और व्यक्ति जब दहेज की मांग करता है तो ज्यादातर समाज में क्या होता है कि वो अविवाहित जीवन जीता है, क्योंकि समाज में एक उसकी गलत इमेज बन जाती है, इसलिए कैसा जीवन जीता है? अविवाहित जीवन। अब इसके क्या सुझाव हैं कि दहेज को पर लगाम लगाई जाए? सुझाव, सुझाव में सबसे पहले देखें तो स्त्रियों की शिक्षा पर महत्व, स्त्रियों की शिक्षा पर महत्व, या स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देना। अगर हमारे समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो क्या होगा कि दहेज की जो त्रुटि है वो क्या होगी? कम होगी। जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, अंतरजातीय विवाह, विवाह, सामाजिक जागरूकता,
सामाजिक जागरूकता, युवा आंदोलन, युवा आंदोलन, दहेज कानून को कठोर बनाना। दहेज कानून को कठोर बनाना। ये सारे क्या हैं कि स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उसकी स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए, जीवन जो साथी उसकी जो चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, युवाओं का एक आंदोलन होना चाहिए, युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ये सारे क्या हैं, दहेज कानून को और अधिक कठोर बनाया जाए। अगला एक नोट लिखें, राजस्थान सरकार ने दहेज कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने दहेज कानून को अधिक कठोर बनाने व दहेज उत्पीड़न मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए जल्दी सुनवाई के लिए 5 अपर न्यायालयों की स्थापना की है। 5 अपर न्यायालयों की स्थापना की है। तो राजस्थान सरकार ने जल्दी दहेज संबंधी जो भी मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए जल्दी से जल्दी उनका निदान हो, इसके लिए कितने न्यायालयों की स्थापना की है? 5। कहां कहां पर हैं? बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो राजस्थान सरकार ने 5 जगह अपर न्यायालयों की स्थापना की है, जिससे खिलाफ होने वाला उत्पीड़न व दहेज संबंधी जो भी मामले उनकी जल्दी से जल्दी निपटारा हो। कहां कहां है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो ये 5 न्यायालय हैं जिनकी जल्दी से जल्दी इन न्यायालयों में दहेज संबंधी मामलों की सुनवाई होती है। अब हम पढ़ेंगे आईपीसी की धाराएं। किस अपराध के लिए कौन सी धारा है, उसमें कितने साल की सजा का प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीसी की धारा 304 बी। आईपीसी 304 बी, दहेज हत्या। दहेज हत्या क्या है? दहेज हत्या। तो सबसे पहले जो ये धारा थी 304 बी, यह 1906 में जोड़ी गई है। 1906 में जोड़ी गई। दूसरा, यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये किस धारा के तहत आएगा? 304 बी। तो 304 बी क्या है? दहेज हत्या। यदि किसी महिला की 7 साल के शादी के 7 साल के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो क्या होगा?
कौन सी धारा लगेगी? 304 बी। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, इसमें जो सजा का प्रावधान है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तो किसी महिला की दहेज के कारण हत्या कर दी जाती है तो सजा क्या होगी? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। ये धारा कब जोड़ी गई? 1906 में ये धारा जोड़ी गई। अब दूसरी सेक्शन पढ़ेंगे हम, आईपीसी की धारा 306, आईपीसी की धारा 306, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। अगर किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो धारा कौन सी लगेगी? 306। या तो किसी परिवार के द्वारा, या आपने किसी से ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, और वो जो करदाता है वो आपके ऊपर बार बार प्रेशर देता है कि मेरे पैसे लाओ, जिस कारण से तुम मजबूर हो जाते हो आत्महत्या करने के लिए। या कोई आपको ब्लैकमेल करता है, ये मान लो कि आपकी किसी ने क्लिपिंग बना ली और उस क्लिपिंग को आपको बार बार दिखाकर आपको मानसिक टॉर्चर किया जाता है, और जिससे आप प्रेरित होकर या परेशान होकर क्या कर लेते हो? आत्महत्या हो। तो कौन सी धारा लगेगी? 306। इस धारा में जो सजा का जो प्रावधान है वो है 10 वर्ष। सजा क्या होगी? 10 वर्ष। तो धारा 304 भी, दहेज हत्या, सजा क्या होगी? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए कोई मजबूर करता है तो इसमें सजा का प्रावधान क्या होगा? 10 वर्ष। सेक्शन कौन सी लगेगी? सेक्शन लगेगी इसमें 306। धारा 307, आईपीसी की धारा 307, इसमें हत्या करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने की कोशिश करना। अगर किसी की आपने हत्या कर दी तो किस धारा के तहत सजा मिलेगी? 302, धारा 300, आईपीसी की धारा 302। लेकिन आप किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं या हत्या करने का प्रयास करते हैं तो कौन सी धारा लगेगी? 307। ये मान लो कि आप किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो गया और आपने सोच लिया मुझे इसका मर्डर करना है या इसको मारना है। आपने कोई भी कुल्हाड़ी उठाई और उसके ऊपर अटैक कर दिया। आपका इंटेंशन क्या थी? हत्या करना। लेकिन वो किसी कारण से वो बच गया तो आपको फिर कौन सी धारा लगेगी? धारा 307। हत्या कर दी 302, हत्या करने की कोशिश की 307। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो है 10 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या होगा? 10 वर्ष। 307 में क्या है? हत्या करने की कोशिश करना। अगले सेक्शन पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 326 ए, आईपीसी की धारा 326 ए, अमल, अमल आदि का प्रयोग कर क्षति पहुंचाना, पहुंचाना, अमल आदि का प्रयोग कर पहुंचाना। तो इसमें क्या लगेगी? अमल, जैसे किसी के ऊपर आपने तेजाब डाल दिया या आपने किसी के ऊपर गरम एकदम तेल डाल दिया,
आपने किसी व्यक्ति के शरीर पर ऐसा कोई भी पदार्थ डाल दिया जिससे शरीर को क्या हो गई, क्षति होगी, शरीर को क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो कौन सी धारा लगेगी, 326 ए। धारा कौन सी लगेगी, 326 ए। और बच्चों इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वह है लेकर आजीवन कारावास। ये मान लो कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो, उस लड़की ने मना कर दिया तो आपने तेजाब उठाया और उस लड़की के चेहरे पर डाल दिया, कहते हो अगर तुम मेरी नहीं तो और किसी की भी नहीं। अगर ऐसा कोई भी अपराध करता है तो धारा कौन सी लगेगी, 326 ए। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो कितना है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। अगली जो सेक्शन पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे 326 बी। 326 बी, 326 क्या कहती है कि स्वेच्छा से स्वेच्छा से अमल फेंकने का प्रयास करना, प्रयास करना या कोशिश करना, कोशिश करना, स्वेच्छा से किसी के ऊपर तेजाब या आदि कुछ फेंकना या उसके फेंकने का प्रयास करना। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। इसमें सजा का प्रावधान क्या है, 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। यदि आपने किसी के ऊपर तेजाब फेंका और वो किसी कारण से उसके ऊपर तेजाब नहीं डल पाया, वो बच गया, तो उसमें भी सजा का प्रावधान क्या है, 5 साल से लेकर 7 साल। अगर तेजाब उसके ऊपर डल गया और उसके शरीर को किसी भी प्रकार से क्षति हो गई तो धारा कौन सी लगेगी, 326 ए। इसमें सजा क्या होगी, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। आपने अगर फेंकने का प्रयास किया या कोशिश की, धारा कौन सी लगेगी, 326 बी। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 5 साल से लेकर 7 साल तक। अब सेक्शन पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 328। आईपीसी की धारा 328 अपराध करने के आशय से, अपराध करने के आशय से विष आदि के द्वारा आदि के द्वारा चोट पहुंचाना, विष कोई भी विषैला पदार्थ जिससे व्यक्ति की मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, या जहर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके मन में यह हो कि मुझे अपराध करना है और आपने उस व्यक्ति को किसी भी कोल्ड ड्रिंक में या कोई भी ऐसी नशीली दवा दे दी जिससे उस व्यक्ति की मानसिक जो सचेतना है वो विकृत हो गई, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी धारा लगेगी, 328। इसमें जो दोस्तों सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान है 10 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या है, 10 वर्ष। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन में या बस में या किसी अन्य का उसमें ट्रेवल करता है और उसको किसी भी पदार्थ में मिला के कोई चीज खिला दी जाती है, जिससे उसके साथ क्या हो जाती है, लूटमार हो जाती है या छीना झपटी हो जाती है, या आपने किसी व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है और आपने उसको कोल्ड ड्रिंक या किसी अन्य पदार्थ में कोई भी विष देकर खिला दिया, तो आप
के खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा होगा? 328। अगर वो व्यक्ति मर गया तो एक ऐड और हो जाएगी 302। यदि व्यक्ति बच गया तो 328 के साथ 307। तो आप किसी को अपराध करने के आशय से अगर किसी जहर आदि से कोई भी शरीर को चोट पहुंचाना चाहते हो तो धारा कौन सी लगेगी? 328, जिसमें सजा का प्रावधान क्या है? 10। अगली सेक्शन पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 406। आईपीसी की धारा 406, यदि किसी स्त्री के द्वारा, यदि किसी स्त्री के द्वारा उसका स्त्री धन वापिस मांगा जाए और देने से मना कर दिया जाए, तो आपके खिलाफ किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा? 400। इसमें जो दोस्तों जो सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान कितना है? 3 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या है? 3 वर्ष। ये मान लो किसी स्त्री का कोई भी उसके पीहर से या अपने गांव से कोई भी सामान लेके आई है और वो आपके पास है और उसने कहा कि मुझे ये सामान की आवश्यकता है, आपने उसको देने से मना कर दिया कि आपको नहीं दिया जाएगा, तो वह स्त्री चाहे तो आपके खिलाफ धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, इसमें जो सजा का प्रावधान है वो कितना होगा? 3 वर्ष। ये मान लो कि आपने किसी व्यक्ति के पास अपने मकान की रजिस्ट्री रख दी और आपने उससे कुछ पैसे ले लिए और बाद में आपने उसके जैसे पैसे लौटाए फिर आपको कहते हो मेरे मकान की रजिस्ट्री वापिस करो। अगर वो आपको वापिस देने से मना करता है तो किस आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा होगा? 406। ये मान लो आपने किसी ठेकेदार को पैसे दे दिए, भाई मेरा मकान बनाना है और उसमें इस प्रकार का मटेरियल लग, ठेकेदार को आपने अच्छे मटेरियल के पैसे दिए, ठेकेदार उसके बाद आपके मकान में घटिया सामग्री लगाता है तो उस ठेकेदार के खिलाफ भी किसके तहत मुकदमा दर्ज होगा? 406। ठीक है। या आपने किसी के पास कोई गिरवी चीज रख दी और उसके बाद वो आपकी चीज वापस देने से मना करे तो किस धारा के तहत मुकदमा होगा? 406 होगा। इसमें सजा का प्रावधान कितना होगा? 3 वर्ष सजा का प्रावधान होगा। 304 बी क्या है? जब किसी की दहेज के कारण हत्या हो जाए, सजा 7 साल। किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करें, सजा 10 साल। किसी पर तेजाब वगैरह आदि डालकर शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए, सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। किसी के शरीर पर तेजाब फेंका जाए, वो बच जाए, तेजाब फेंकने की कोशिश करना, सजा क्या होगी? 5 से 7 साल। किसी को भी अपराध करने के आस से उसके विष देना या उसको जहर देना, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना, सजा क्या होगी? 10 साल। यदि किसी स्त्री को उसका स्त्री धन वापस देने से मना किया जाए तो सजा क्या होगी? 3 साल। या कोई आपकी गिरवी चीज को देने से मना करे, सजा क्या होगी? 3 साल। या ठेकेदार द्वारा अच्छे सामग्री के पैसे लेकर घटिया सामग्री मकान में लगाई जाए तो सजा क्या होगी? 3 साल। अगली सेक्शन पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 493। आईपीसी की धारा 493, विधि पूर्वक, विधि पूर्वक विधि पूर्वक विवाह का वचन देकर
सहवास करना। सहवास कर, यदि आपने किसी को विधि पूर्वक कानून के अनुसार कानून के अनुसार कानून के अनुसार विवाह का किसी को वचन दे दिया और उसके साथ सहवास, उसके साथ निवास कर रहे हो, तो और उसके बाद में आप उसको मना कर दो, तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 493। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो है 10 वर्ष। तो आप किसी को भी झूठा कोई भी वादा नहीं करेंगे, और अगर वादा कर लिया तो उसको निभाएंगे। अगर किसी कारण से वादा नहीं निभा पाए तो कितने साल सजा के लिए तैयार रहो? 10 साल। कहावत है ना, या तो वादा करो मत, करो तो उसको निभाओ। नहीं निभाए तो बेटा कितने साल के लिए अंदर जाओगे? 10 साल। कौन सी धारा के तहत? 493। अगली सेक्शन पढ़ेंगे 494, 494। 494। पति या पत्नी, पति हो या पत्नी हो, के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना। विवाह करना। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुरुष है उसकी पत्नी जीवित है, या कोई पत्नी है उसका पति जीवित है, कि जब तक तलाक नहीं हो जाता, बिना तलाक के अगर दूसरा विवाह करते हैं तो बेटा कितने साल के लिए अंदर जाओगे? 7 साल। सजा क्या होगी? 7 वर्ष। आप सोचते हो ना कि एक घर वाली एक बाहर वाली हो, तो बेटा घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में कितने साल के लिए अंदर चले जाओगे? 7 वर्ष। कोई भी लेडीज या कोई भी पुरुष अगर उसका विवाह हो गया तो तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक उसका तलाक, उनमें से कोई एक एक्सपायर हो गया हो, तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर इस कंडीशन में तुमने दूसरा विवाह कर लिया तो कितनी साल के लिए सजा होगी? 7 साल। सजा कितनी होगी? 7 साल। अगली सेक्शन पढ़ेंगे 495। आईपीसी की धारा 495। आईपीसी की धारा 495 क्या कहती है? पूर्व या पहले के विवाह को छिपाकर, पूर्व विवाह को छिपाकर छिपाकर दोबारा विवाह करना। विवाह करना। अगर किसी व्यक्ति या किसी लेडीज का पहले विवाह हो रहा है, उस विवाह को छिपाकर वो दोबारा से विवाह कर लेता है, तो बेटा कितने साल के लिए अंदर जाओगे? 10 साल। इसमें सजा का प्रावधान क्या होगा? 10 वर्ष। तो कोई भी व्यक्ति, जिसमें सभी आ जाते हैं महिला और पुरुष, किसी भी प्रकार से पहले के विवाह को छिपाकर अगर दोबारा विवाह करता है तो सजा क्या होगी? 10 साल। अगली सेक्शन पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 496। आईपीसी की धारा 496। विधि पूर्वक विवाह के बिना विधि पूर्वक विवाह के बिना कपट कपट पूर्वक विवाह करना।
अगर किसी से आप छल कपट से विवाह कर लेते हैं तो आप कितने साल के अंदर जाएंगे? 7 साल। सजा का प्रावधान क्या है? 7 वर्ष। कई बार व्यक्ति क्या करता है, जैसे राजस्थान पुलिस में राजस्थान में होम गार्ड है, और जैसे लड़की के पेरेंट्स आते तो आप क्या बताते, मैं तो राजस्थान पुलिस में हूँ। तो उनके पेरेंट्स ने आपको राजस्थान पुलिस में समझ के क्या कर दिया? विवाह कर दिया। बाद में पता चलता है ये तो क्या है? राजस्थान में होम गार्ड। तो आपने बेटा कैसी? कपट पूर्वक। या आप किसी भी छल से कोई भी किसी प्रकार से शादी कर लेते हो, या आप जो सत्यता है उसको छिपाकर गलत तथ्य बताकर आप शादी करते हो, तो किस धारा का उल्लंघन है? 496। तो बेटा इसमें कितनी सजा होगी? 7। अगला जो सेक्शन पढ़ेंगे वो 497, 497, जारता या जार कर्म। जारता व जार कर्म क्या होता है? जब पुरुष को पता है कि जो स्त्री है वो तेरी पत्नी नहीं है, या उसके साथ किसी भी प्रकार से गलत कार्य करता है, तो ये क्या है? जारता। हाँ, इसमें एक कंडीशन है। ये मानो कि ए पुरुष है, बी स्त्री है, दोनों क्या हैं? पति पत्नी हैं। दोनों क्या हैं? पति पत्नी। तो ये पुरुष दूसरी शादी जब तक नहीं कर सकता जब तक इससे क्या हो जाए? तलाक नहीं हो। तलाक होने के बाद ही ये दूसरी शादी कर सकता है। हाँ, पुरुष चाहे तो किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन में रह सकता है। इसी तरह अगर महिला चाहे तो किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकती। ना शादी ये कर सकता, नहीं शादी ये कर सकती। किस में रह सकता है? रिलेशन में रह सकता। तो आप चाहो तो रिलेशन में रह सकते हो, अगर आपकी चाहे तो किसी के साथ रिलेशन में रह सकती। ठीक है। अगर आप जारता करते हो तो इसमें सजा का प्रावधान बेटा क्या है? 5 साल। सजा क्या होगी? 5 वर्ष। सजा कितनी होगी? 5। अगली सेक्शन पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 498। आईपीसी की धारा 498, ये क्या है? विवाहित स्त्री को, विवाहित स्त्री को अपराध के आशय से अपराध के आशय से बहलाकर ले जाना, या रोके रखना, अगर कोई व्यक्ति किसी भी विवाहित महिला को बहलाकर घर ले जाता है या अपने पास रोक के रखता है, तो इसमें सजा कितनी होगी? 2 वर्ष। सजा क्या होगी? 2 वर्ष। तो ध्यान रखना, जब भी महिला की शादी हो जाए तो किसी भी प्रकार से उसके को बहलाकर या उसको कहीं भी ले जाना, घुमाना फिराना, ये सब क्या होगी? 498। इसमें सजा कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। सजा क्या होगी? 2 वर्ष। अगली सेक्शन पढ़ेंगे हम आईपीसी की धारा 498 ए, और इसका घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसका जो भी महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होती है
में सबसे ज्यादा धारा 498 का प्रयोग होता है। इसमें क्या है, स्त्री के पति या रिश्तेदार द्वारा स्त्री का पति या उसका कोई भी रिश्तेदार है, उसके द्वारा महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना या तो किसी भी महिला को उसका पति घर में टॉर्चर करता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, या पति के कोई भी रिश्तेदार हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, भाभी हो, भैया, जो भी हो, अगर किसी भी प्रकार से महिला को मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, तो इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो कितना होगा, 3 वर्ष। सजा का प्रावधान कितना होगा, 3 वर्ष। सजा कितनी होगी, 3 वर्ष। तो आईपीसी की ये धाराएं थी। धारा 493, अगर आप किसी से भी विधि पूर्वक विवाह का वचन देकर उसके साथ सहवास करते या निवास करते हैं, सजा क्या होगी, 10 साल। कोई भी पति या पत्नी जीवित है, उसके बाद आप दूसरा विवाह कर लेते हैं, सजा होगी 7 साल। पहले के विवाह को छिपाकर दोबारा विवाह करना, 10 साल। किसी से भी छल पूर्वक या कपट पूर्वक विवाह करना, सजा 7 साल। जार कर्म करना 5 साल। और अगर किसी विवाहित महिला को आप ले जाते हैं या रोक के रखते हैं तो सजा क्या होगी, 2 वर्ष। अगर आप घर में स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो सजा क्या होगी, सजा होगी इसमें 3 वर्ष। तो ये कुछ धाराएं थी जो हमने घरेलू हिंसा के संबंध में पढ़ी। आगे भी कुछ धाराएं हम अलग अलग जो मैंने बताया था, उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या पर पढ़ेंगे, अनैतिक व्यापार पर पढ़ेंगे, यौन उत्पीड़न पर पढ़ेंगे। तो सारे जो धाराएं सेक्शन मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं। तो ये थी आईपीसी की धाराएं। अब कुछ कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले कानून की बात करें तो दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961। पहले अधिनियम की बात करें, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिबंधन अधिनियम 1900 प्रतिबंध है ये, सॉरी, दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961। ये अधिनियम कब बना, 26 जून 1961। 26 जून 1961 को पारित, और लागू कब से, 1 जुलाई 1961 से लागू। इस अधिनियम में क्या कहा गया है, दहेज लेना व देना अपराध है। किसी भी प्रकार से ना दहेज लिया जाएगा ना दहेज दिया जाएगा। तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बना, 26 जून 1961 में। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को। दहेज लेना व देना क्या है, अपराध है। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो है 5 वर्ष। सजा क्या है, 5। तो आपसे पूछ ले, दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब बना, 1961। कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 1961 से। पारित कब हुआ, 26 जून 1961। कितने साल की सजा का प्रावधान है, 5 साल की सजा का प्रावधान है। दहेज लेने वाला भी अपराधी और दहेज
देने वाला भी अपत्ति। अगला जो अधिनियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सती सती रोकथाम अधिनियम 1987। सती रोकथाम अधिनियम 1987। सती का अर्थ क्या होता है? सती सती जब कोई महिला, सती का अर्थ होता है जब कोई महिला, उसके पति की मृत्यु हो गई हो, महिला के पति की क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो, और उसके बाद जीवित महिला को उस पति के साथ चिता पर बैठाया जाए। पत्नी को अपने पति की मृत्यु के बाद उसको जीवित चिता पर बैठाया जाए तो क्या होती है? सती प्रथा। तो ये जो अधिनियम है, किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक होता है अनुमरण। अनुमरण, मान लो किसी स्त्री के पति की मृत्यु कहीं दूर हो गई, जिससे उसकी डेड बॉडी वहां नहीं आ पाई। अगर कभी किसी महिला के पति की मृत्यु किसी दूसरे स्थान पर हो गई हो, उसके बाद वह महिला अपने पति के किसी भी वह महिला अपने पति की किसी भी निशानी के साथ, अपनी पति की किसी भी निशानी के साथ अगर सती होती है तो क्या कहलाएगा? अनुमरण। जब कोई महिला अपने पति की किसी भी निशानी के साथ सती होती है तो क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का, या सती को जो क्रूरती थी उसको रोकने का प्रयास किसने किया? सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सबसे पहले सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में, के प्रयास से 1829 में सर विलियम बेंटिक, सर विलियम बेंटिक जो अंग्रेज अधिकारी था, सर विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने सबसे पहले रोक लगाई थी 1829 में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास। और सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई? तो राजस्थान की बात करें तो सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई बूंदी रियासत ने। कब? 1822 में। बूंदी रियासत ने सबसे पहले रोक कब लगाई? 1822 में। और 1987 में जो अंतिम महिला जो सती हुई थी, 1987 में जो अंतिम महिला जो सती हुई थी वो थी सीकर जिला,
सीकर जिला के श्री माधोपुर श्री माधोपुर तहसील का गांव था देवराला। देवराला। तो राजस्थान में सबसे अंतिम जो महिला सती हुई थी वो 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील का गांव था देवराला, और वहां की महिला का नाम था रूप कंवर। कौन सी महिला थी? रूप कंवर। देखो, सती प्रथा का जो ज्यादातर पहले प्रचलन था वो राजपूत समाज में ज्यादा था। तो ये था सती प्रथा अधिनियम 1987। सबसे पहले सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? राजा मोहन राय के प्रयास से 1829 में सर विलियम बेंटिक ने। राजस्थान में सबसे बूंदी रियासत थी जिसने 1822 में इस पर रोक लगाई। और राजस्थान में सबसे अंतिम जो महिला सती हुई थी वो सिख जिले देवराला गांव की रूप कंवर। अगला अधिनियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। अगला अधिनियम कौन सा है? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा, अब घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा को व्यापक रूप दिया गया। इस अधिनियम में जो घरेलू हिंसा थी उसको व्यापक रूप दिया गया। और इस अधिनियम में सबसे पहले तो यह अधिनियम लागू से हुआ 26 अक्टूबर 2000। बना कब? 2005 में। लागू कब से हुआ? 26 अक्टूबर 2006। तो इसमें किस शब्द को ज्यादा व्यापक बनाया गया है? घरेलू हिंसा क्या होती है, इस शब्द को ज्यादा व्यापक बनाया गया है। और इस जो अधिनियम था इसका मेन उद्देश्य क्या था? महिलाओं के प्रति घरों में होने वाली हिंसा को रोकना व उनको सुरक्षा प्रदान करना। इस अधिनियम का मेन उद्देश्य क्या था? जो भी महिलाओं के साथ घरों में जो भी अत्याचार या जो भी हिंसा होती थी उसको रोकना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इस एक्ट में क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण अधिकारी व एक गैर सरकारी संगठन की व्यवस्था की जाएगी। इस अधिनियम में कहा गया कि इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी होगा तथा एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की जाएगी। जो संरक्षण अधिकारी होगा इसका मेन कार्य होगा महिला की मेडिकल कराना, महिला की रिपोर्ट दर्ज कराना, महिला को मकान आदि उपलब्ध करवाना। ये सारा काम किसका होगा? संरक्षण अधिकारी का। राजस्थान सरकार ने
राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कर कहा कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में जितने भी संरक्षण अधिकारी की उतने ही अधिकारी उपलब्ध कराए जाएंगे। जितने अधिकारियों की आवश्यकता होगी उतने ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस एक्ट में एक मेन बात क्या थी? हिंसा के 4 रूप बताए गए हैं। घरेलू हिंसा के कितने रूप बताए गए हैं? 4। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, और जो लास्ट था, मानसिक नहीं है, यह है लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा और मौखिक हिंसा। हिंसा के कितने रूप बताए गए हैं? 4। शारीरिक हिंसा मैंने पहले बताया था, किसी भी प्रकार से महिला के शरीर को चोट पहुंचाया जाए, किसी भी प्रकार से महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाया जाए। लैंगिक हिंसा, किसी से महिला के साथ गलत कार्य किया जाए। आर्थिक हिंसा, महिलाओं को आवश्यकताओं की वस्तुएं न देना, पैसे देने से मना करना। मौखिक, उसको गाली देना, उसको इस तरह से टॉर्चर करना जिससे वो मानसिक उत्पीड़न पैदा हो या मानसिक परेशानी उत्पन्न हो जाए। इस कंडीशन में इस एक्ट के तहत हिंसा के कितने रूप बताए गए हैं? 4 रूप बताए गए हैं। तो ये का एक पहला जो पॉइंट खत्म हो गया घरेलू हिंसा। उसका जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगा हमारा कन्या भ्रूण हत्या पर।